सुप्रभात कक्षायाः। हम आज पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी शिक्षण में व्याकरण की पाठ्य योजना, जिसमें हमने कल आपको बता दिया था हिंदी व्याकरण में सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक का आपको हमने कल बता दिया था। आज हम शुरू करेंगे आपका सृजनात्मक से। विशिष्ट उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। सृजनात्मक में नंबर 1 है छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे। जहां विश्लेषण है इसको रेखांकित करेंगे। ये गुण छात्रों में डेवलप करना भी है, विश्लेषण। नंबर 2 छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के आधार पर नए वाक्यों का संश्लेषण कर सकेंगे। विश्लेषण अलग करना, संश्लेषण जोड़ना। तो संश्लेषण को आप रेखांकित करेंगे। ये सृजनात्मक के विशिष्ट उद्देश्य हैं। ये गुण छात्रों में डेवलप करने हैं, इन गुणों का विकास करना है। नंबर 3 है सृजनात्मक का छात्र संज्ञा की परिभाषा के आधार पर वाक्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। छात्र संज्ञा की परिभाषा के आधार पर वाक्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। मूल्यांकन को आप रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब आता है सहायक सामग्री। कुछ छात्र अध्यापिकाएँ मुझसे पूछ रही थी ये सहायक सामग्री और सामान्य सामग्री दोनों अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ आपका कंफ्यूज दूर करेंगे। अच्छा हुआ टॉपिक भी आ गया है। सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य सामग्री, एक होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में चौक आपके पास अपनी होनी चाहिए, झाड़न डस्टर आपका अपना होना चाहिए, लपेट श्यामपट्ट रोलर बोर्ड आपका अपना होना चाहिए, संकेतक पॉइंटर आपका अपना होना चाहिए, ये आपका अपना होना चाहिए। और किताब व्याकरण से संबंधित कोई किताब है तो ये इसमें आएगा। आदि पूर्ण विराम। विशिष्ट सामग्री और विशिष्ट सामग्री आप तभी लिखेंगे जब आपके पास उपलब्ध हो। चार्ट उपलब्ध है तो चार्ट लिखेंगे, मॉडल उपलब्ध है तो मॉडल लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको तैयार करना है, लिखना है। विशिष्ट सामग्री संज्ञा के विभिन्न प्रकारों एवं उदाहरणों को दर्शाता हुआ चार्ट। उदाहरण के लिए हमारा टॉपिक संज्ञा था, तो संज्ञा के विभिन्न प्रकारों एवं संज्ञा के प्रकार एवं उदाहरणों को दर्शाता हुआ चार्ट, ये आपका विशिष्ट सामग्री है चार्ट के माध्यम से। और चार्ट कहाँ लगाते हैं आपको बता दिया कि रोलर बोर्ड के एक साइड गृह कार्य के प्रश्न और दूसरे साइड आपका चार्ट चिपकाएंगे। मॉडल अलग से लगता है। पूर्व ज्ञान छात्रों को व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नामों की पहचान है। छात्र चार्ट पर लिखे उदाहरणों को वर्गीकृत कर सकते हैं। छात्रों को व्यक्तियों का हुआ 1, वस्तुओं का हुआ 2, स्थानों के नामों की पहचान है। व्यक्तियों के नाम की पहचान है, वस्तुओं की पहचान है और स्थानों की पहचान है, नामों की पहचान है। छात्र चार्ट पर लिखे उदाहरणों को वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत अलग कर सकते हैं। चार्ट पर लिखे हुए उदाहरणों को अलग कर सकते हैं। अब है प्रस्तावना के प्रश्न। और प्रस्तावना के प्रश्न निकालने की कई विधियां हैं। एक तो डायरेक्ट आपके पास वही वाली विधि आती है जो आप अपना रहे हैं। तो प्रस्तावना में है आप यही कॉलम बनाएंगे। एक ओर लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी ओर लिखेंगे छात्र क्रियाएं। तो इसमें आपका होगा प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार। छात्र अध्यापक छात्रों को चार्ट दर्शाते हुए निम्नलिखित प्रश्न करता है। और क्या प्रश्न? चार्ट दिखाता है। और यहाँ छात्र क्रियाएं क्या है? छात्र चार्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के पश्चात निम्नलिखित उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए छात्र अध्यापक ने अपने पास एक चार्ट लेके गया है। उदाहरण के लिए चार्ट ये है। उदाहरण के लिए ये चार्ट ये है। इस चार्ट को आप छात्रों को ऐसे दिखाएंगे इस प्रकार। यहाँ इसको आप जिस पर लिखा है क्लास की ओर करेंगे, जैसे इस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे ताकि छात्र पहचान भी सकें। चार्ट पे लिखा है रीमा एक लड़की है,
हरी पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ मैं आपको उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। हरी और लाल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। और हरी पेन का प्रयोग टीचर्स के द्वारा किया गया है तो चल सकता है, लेकिन आपका नहीं, हमारा भी नहीं चलता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि रीमा एक लड़की है। रीमा बाज़ार गई थी। रीमा बाज़ार से पुस्तक लाई। पुस्तक एक वस्तु है। ताजमहल आगरा में है। आगरा एक शहर का नाम है। तो ये चार्ट पर लिखा हुआ है। दोबारा सुनेंगे। रीमा एक लड़की है, पूर्ण विराम। रीमा बाज़ार गई थी, पूर्ण विराम। रीमा बाज़ार से पुस्तक लाई। पुस्तक एक वस्तु है। ताजमहल आगरा में है। आगरा एक शहर का नाम है, पूर्ण विराम। तो ये आपका चार्ट है। ये चार्ट बच्चों को आपने इस प्रकार दिखाना है, और ताकि पीछे बैठा हुआ बच्चा भी इस चार्ट को पढ़ सके, ऐसे आपने इस चार्ट में लिखना है। और स्पष्ट था कि छात्र अध्यापक छात्रों को चार्ट दर्शाते हुए निम्नलिखित प्रश्न करता है। चार्ट बच्चों को दिखाना है, और छात्र चार्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के पश्चात निम्नलिखित उत्तर देते हैं। छात्र चार्ट को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि रीमा एक लड़की है। रीमा बाज़ार गई थी। रीमा बाज़ार से पुस्तक लाई, और पुस्तक एक वस्तु है। ताजमहल आगरा में है। आगरा एक शहर का नाम है। तो इतना आप एक बच्चे को खड़ा करना है, कहना है इस चार्ट पे क्या लिखा है, बच्चा चार्ट पढ़ेगा। तब फिर इस चार्ट को पढ़ने के बाद बच्चों से प्रश्न करना है। प्रश्न 1, बाज़ार कौन गया? तो चार्ट पर लिखा हुआ है रीमा बाज़ार गई। बाज़ार रीमा बाज़ार गई। बाज़ार रीमा गई। उत्तर स्पष्ट हो गया है। दूसरा आता है कि रीमा किसका नाम है? चार्ट पर लिखा हुआ है रीमा एक लड़की है। तो उत्तर आएगा बच्चों का कि रीमा लड़की का नाम है। तीसरा प्रश्न है रीमा बाज़ार से क्या लाई? तो यहाँ रीमा बाज़ार से पुस्तक लाई। बच्चे उत्तर देंगे कि रीमा बाज़ार से पुस्तक लाई। प्रश्न 4, पुस्तक क्या है? और यहाँ लिखा हुआ है कि पुस्तक एक वस्तु है। पुस्तक क्या है? पुस्तक एक वस्तु है। ये बच्चों का उत्तर आएगा। अब फिर यहाँ उत्तर का प्रश्न बनना था, लेकिन ये दूसरा टॉपिक घूम रहा है। यहाँ पे आप दूसरा इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे। फिर है ताजमहल कहाँ है? क्योंकि हम चार्ट पर लिखे हुए शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। ताजमहल आगरा में है। बच्चे उत्तर देंगे कि ताजमहल आगरा में है। फिर प्रश्न आएगा आगरा किसका नाम है? आगरा किसका नाम है? तो आगरा एक शहर का नाम है। बच्चे उत्तर देंगे चार्ट को पढ़ कर के कि आगरा एक शहर स्थान का नाम है। फिर आएगा व्याकरण में किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? समस्यात्मक, ऑब्लिक और स्पष्ट उत्तर। अब कैसे? बाज़ार कौन गया? रीमा। रीमा किसका नाम है? रीमा लड़की का नाम है। रीमा बाज़ार से क्या लाई? रीमा बाज़ार से पुस्तक लाई। पूर्ण विराम। वाक्य समाधि पर पूर्ण विराम, प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक, बार बार नहीं कहेंगे। पुस्तक क्या है? पुस्तक एक वस्तु है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। आगरा किसका नाम है? आगरा एक शहर, स्थान का नाम है। व्याकरण में किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक, ऑब्लिक और स्पष्ट उत्तर। अब क्या होगा, क्योंकि हमने कहीं शीर्षक का नाम नहीं दिया है, और ये उत्तर का प्रश्न इसलिए नहीं हुआ कि हमने चार्ट पे लिखे शब्दों को ही पूछा है। ये भी प्रस्तावना की विधि है, आप किसी भी टॉपिक में निकाल सकते हैं। तब होगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के विभिन्न भेदों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के विभिन्न भेदों का अध्ययन करेंगे। पहले क्लास के आगे बोलना है, फिर श्याम पढ़ पर लिखना है, और लेसन प्लान की कॉपी में भी उद्देश्य कथन रेखांकित होगा। और पहले क्लास में आगे प्रेजेंट करना है, बोलना है। फिर क्लास में बोलने के बाद जहां आपने
श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण डाला था, छोड़ा था, यहाँ पे लिख लेंगे संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार। तो प्रकरण श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर भी रेखांकित होगा, और ब्लैक बोर्ड पर भी रेखांकित होगा 1, और पाठ योजना की कॉपी में भी रेखांकित होगा 2। उद्देश्य कथन। अब प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सारांश और मूल्यांकन। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनेंगे, जो जैसे आपने गद्य में बनाया है और पद्य में बनाया है, इसी प्रकार आप यहाँ भी बनेंगे। आप बनाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आप विभिन्न प्रकार के पेन का प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ लाल पेन और हरी पेन का प्रयोग नहीं करना है। और जो ये चार्ट है, चार्ट बड़ा चार्ट नहीं है जिस पे इतना लिखा हुआ आ जाए बस, और वो एक बड़ा चार्ट को आप फाड़ करके उसके 4 टुकड़े या 2 टुकड़े भी बना सकते हैं, ताकि उस पर आकर्षक लिखा हो और बच्चे पीछे तक उसको पढ़ सकें। और लिखना इसी प्रकार से है, सजा करके, अच्छा भी लगे आकर्षक भी लगे, तो चार्ट के माध्यम से भी प्रस्तावना प्रश्न को निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। एक तो डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से, दूसरा चार्ट के माध्यम से, तीसरे श्याम पट पे आपने कुछ लिख दिया, उसके माध्यम से भी आप प्रस्तावना के प्रश्न निकाल सकते हैं। तो आज का इतना ही। भाग 1 हमने व्याकरण में कल बताया, आज भाग 2, क्योंकि चार्ट वाला था, भाग 2। और आप संज्ञान लेंगे प्रत्येक दिन का भाग, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं ये क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ नहीं समझे। पढ़ने से सारे चीज़ आसान हो जाते हैं। पुनः अगले भाग के साथ, भाग 3 के साथ कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।